हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं यूपी पीसीएस 2017 में डीवाईएसपी पद पे चयनित हूँ और मैं डीकेटी के माध्यम से आप लोगों को ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2018 का साक्षात्कार है, जो 13 जुलाई से प्रस्तावित है, उसमें हमको हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी क्या क्या योजनाएँ होनी चाहिए, हम कैसे वहाँ पर अपीयर हों, कैसे आंसर दें और अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें, इन सारी पहलुओं पे मैं प्रकाश डालूँगा। और आपके मन में जो जो दुविधाएं हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। तो मैं अपना अनुभव 2017 का जो अनुभव था उसको भी लास्ट में बताऊँगा और एक एक करके क्या क्या समस्याएं आती हैं, मुख्यतः जो नए छात्र हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके सामने कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, मैं उसको भी क्या करूँगा, विस्तृत रूप से उसकी चर्चा करूँगा। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इस टाइम पे हम क्या पढ़ें, बहुत से लोग दुविधा में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाए इंटरव्यू के लिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, बाकी वो तो कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं उन चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे है ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, हो सकता है थोड़ा पूछें, लेकिन चूँकि ऑप्शनल महत्वपूर्ण होता है तो इससे क्वेश्चन मुख्यतः पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शनल की आप बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, उससे डीप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वो तब पॉसिबल होगा जब आपका सब्जेक्ट और किसी बोर्ड मेंबर का सब्जेक्ट मैच खा जाए। जैसे मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और वहाँ पे किसी बोर्ड मेंबर का सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी हो गया, तो मुझसे वो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, लास्ट ईयर मुझसे ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं लास्ट में अपना ऑप्शनल और अपने इंटरव्यू का जो अनुभव है वो लास्ट में साझा कर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शनल पे हमारी रणनीति ये होनी चाहिए और ऑप्शनल को आप ये ध्यान में रखिए कि उसको अगर करंट से लिंक कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़ करंट इशूज़। तो करंट इशूज़ को आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहला चीज़ आपको कोरोना पढ़ना है। कोरोना संबंधी जो कुछ मॉडल थे, भीलवाड़ा मॉडल है, साउथ कोरिया, सिंगापुर मॉडल है। लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन किया गया तो क्यों किया गया, किस एक्ट में इसका प्रोविज़न है, क्या लॉकडाउन को पहले गवर्नमेंट को तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्या लॉकडाउन तार्किक था या अतार्किक था, इसके पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए। रामदेव द्वारा जो कोरोनिल दवा लॉन्च की ये क्या थी, इसका क्या इशू था। वैक्सीन चर्चा में रहती है, कौन कौन से वैक्सीन डेवलपिंग फेज में, आपको ये पता होनी चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी क्या है, आइसोलेशन क्या है, क्वारंटाइन क्या है, होम क्वारंटाइन क्या है। जो चीज़ें शब्द जो चर्चा में थे कोरोना से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए पीएम केयर फंड का क्या किया गया था, उसको बनाया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो चीज़ें क्या थी, पीएम केयर फंड क्या है, आपदा फंड क्या है, हमारा डिजास्टर फंड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी चीज़ें आपको क्या है पता होनी चाहिए। और कोरोना से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या तैयारियां थी, क्या स्कीम्स चलाई गई, जो प्रवासी लोगों के लिए क्या किया गया। आप देखेंगे बहुत से प्रवासी लोग दिल्ली मुंबई से चलते चलते यूपी बिहार आए और चलते चलते वो रास्ते में बहुत लोग क्या है मर गए, तो ये इशू चर्चा में था। तो इन चीज़ों को भी हमको ध्यान में देना कि सरकार उनके लिए राशन की व्यवस्था कैसे कर रही है, उनके लिए अस्पताल की या मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था क्या कर रही है। अभी सुनने में ये आता है कि बहुत से लोग कोरोना से ऐसे दम तोड़ दिए कि उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। तो हमारी तैयारियां कैसी हैं, हम विकसित देशों से क्यों पीछे हैं, तो इन चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना है। और कोरोना का क्या इम्पैक्ट रहा हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे पर्यटन पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था पर, हमारे स्वयं के ऊपर और उत्तर प्रदेश पर, आपके ज़िले में, और आपका क्या योगदान रहा कोरोना को लेकर। क्या आप कोरोना वॉरियर्स थे, क्या नहीं थे, ये सारी चीज़ों के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज़, कोरोना से संबंधित चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्या किया, संशोधन किया अध्यादेश के माध्यम से। तो अध्यादेश क्या होता है, संशोधन क्या थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके खिलाफ़ अगर मिसबिहेव किया जाता है तो उनके खिलाफ़ महामारी अधिनियम एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत क्या प्रोविज़न है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, रासुका इसको बोलते हैं, तो ये क्या है, इन चीज़ों पे भी आपकी क्या एक नज़र होनी चाहिए। दूसरी चीज़, चाइना मुद्दा, भारत चाइना के संबंध क्या है, 1962 की स्थिति क्या थी, वर्तमान की स्थिति क्या है, हम बाइकाट चाइना का कहाँ तक कर सकते हैं, अगर हम बाइकाट करेंगे तो कहाँ भर हो जाएंगे,
आत्मनिर्भरता क्या मेक इन इंडिया से नहीं हो सकती है? चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट कहाँ तक किया जा सकता है? 57 जो ऐप्स थे अभी चाइनीज़, उनको बैन किया गया, जिसमें टिकटॉक था। बहुत सी मांग की जा रही कि जो पबजी जैसे गेम है इनको भी बैन किया जाए। तो हम कहाँ तक बाइकआउट कर सकते हैं, इसका लॉजिकल हमको पता होना चाहिए कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो हमारे पास इसका अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव नहीं दे सकते तो हम डिमांड कैसे पूरा करेंगे? इससे बेरोज़गारी होगी, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इससे रोज़गार प्रभावित होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ उत्पन्न होगी, अपराध बढ़ेंगे, नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा, उग्रवाद बढ़ेगा, तो हमारी नेशनल इंटरेस्ट के क्या होगा? अगेंस्ट होगा। तो बाइकआउट का आंसर आपका क्या होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? साउथ चाइना सी इस समय चर्चा में है। इजराइल और ईरान का क्या मुद्दा है? अभी इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर बेस है उसको क्या कर दिया? उसको तबाह कर दिया। नेपाल इस समय क्यों अकड़ रहा है? पाकिस्तान क्यों चुप है? पाकिस्तान की क्या भूमिका है? श्रीलंका की क्या भूमिका है? इन सब चीज़ों पे हमको क्या है? अपना क्लियर कट स्टैंड रखना है। 69,000 शिक्षक भर्ती चर्चा में था, इससे संबंधित चीज़ें क्या हैं? उत्तर प्रदेश में ये मामला भी बहुत ही चर्चित है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इससे संबंधित क्या पॉलिटिकल इशूज़ थे, इसको आपको पता होना चाहिए। कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, क्या कोर्ट में पेंडिंग मामला चल रहा है तो कोर्ट ने अभी तक इससे संबंधित क्या दिशा निर्देश दिए। एक चीज़ और है कि हाल ही में कानपुर में जो घटना हुई इसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए, उसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि इनकाउंटर क्या है, फेक इनकाउंटर क्या है, फर्जी इनकाउंटर क्या है, संपत्ति को कैसे नष्ट किए जाने का लीगल प्रोविज़न क्या है, अपराधी राजनीति का अपराधीकरण किया गया है, अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, या पुलिस व्यवस्था सूचना तंत्र क्यों पुल था, पुलिस सुधार की ज़रूरत है तो कितनी है, पुलिस को किस रूप में ट्रेंड किया जाए, उसकी ट्रेनिंग किस रूप में है, ये भी ज़रूरत है, क्योंकि DYSP पद भी क्या है इसमें एक है। तो हो सकता है कि अगर आप DYSP पद आपने डाला हुआ, आपसे भी पूछ लिया जाता कि आपको अगर जो वो CO जो थे देवेंद्र मिश्रा जी, वो जो शहीद हो गए, उनकी जगह आप होते तो आपका डिसीजन क्या होता। इस टाइप के भी कंडीशनल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके, तो इसका क्लियर कट आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्या हम आंसर दें। ठीक है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि हम पूरी तैयारी के साथ हमको जाना चाहिए। दूसरी चीज़ें, हमारा सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए। तीसरी चीज़ें कि हमारे जो विभाग के जो लोग गोपनीय सूचनाएं लीक कर रहे हैं तो उनको दंडित किया जाए और उनकी भी निगरानी की जानी चाहिए। और जो कि हमारी परंपरागत जो ट्रेडिशनल पुलिस है वो बहुत कम टाइम के लिए ही इस टाइप के ऑपरेशन करते हैं, तो उनको समय समय पे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको मॉडर्न वेपन्स चाहिए। ठीक है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ क्लास, बुलेट प्रूफ हेलमेट, इस तरह की चीज़ें चाहिए जिससे वो अपने आप को क्या कर सकें, बचा लें। तो इसी तरह जो करंट के मुद्दे जो चर्चा में चल रहे हैं, आपको 2-3 महीने के मुद्दों को वहाँ पे कवर करके जाना है। तो मैंने तो इसमें एक ओवरव्यू बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अयोध्या विवाद क्या था, जम्मू कश्मीर 370 धारा क्या थी, PM मोदी की लेह लद्दाख यात्रा का क्या तात्पर्य है। तो ये सारी चीज़ें जो चर्चा में हैं, आपको इसको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपने किस सब्जेक्ट से किया हुआ है उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ना पूछे, लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। बेसिक जानकारी इन द सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मान लीजिए दूसरा है और आपने ऑप्शनल किसी दूसरे सब्जेक्ट को लिया, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, आपका ग्रेजुएशन से लेके अभी तक में इतना ईयर गैप क्यों है। तो आपके पास एक क्या है, इसका एक बैलेंस आंसर होना चाहिए कि हमने वो सब्जेक्ट क्यों लिया, आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट से अचानक उस सब्जेक्ट में क्यों आ गया, सिलेक्शन उस सब्जेक्ट में ज़्यादा था इसलिए आप आ गए। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि इस दौरान चूँकि उस सब्जेक्ट से मैंने लास्ट ईयर दिया था तो मुझे कम मार्क्स मिले, और फिर मैंने इस सब्जेक्ट में भी मेरी कमांड थी, मेरी तैयारी अच्छी थी, तो मैंने इस सब्जेक्ट से दिया और मेरी तैयारी अच्छी थी, तो इसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे, तभी मेरा चयन साक्षात्कार के लिए क्या है, हुआ है। तो अब इस टाइप का आंसर जो आपको और अच्छा लगे आप उसको आंसर क्या कह सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। चौथी चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपके ज़िले के बारे में, यूपी के बारे में, यूपी में क्या चुनौतियाँ हैं, आपके ज़िले में क्या चुनौतियाँ हैं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, यूपी की एजुकेशन व्यवस्था क्या है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो किसानों का मुद्दा क्या है, ठीक है, अभी यूपी में गौ रक्षा के लिए अभी अध्यादेश पारित किया गया है,
तो आपको पता होना चाहिए, एक तरफ गौ रक्षा की बात की जा रही है, दूसरी तरफ किसानों के हितों की बात की जा रही है। जो आवारा मवेशी हैं इनको रोका नहीं जा रहा है, तो किसानों का हित प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो आपको बैलेंस, आपके पास आंसर होना चाहिए और आपके पास एक सुझाव होना चाहिए कि सरकार कर तो रही है लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तो इन सब पहलुओं पे अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। आए दिन देखते हैं कि हाईवे पे मवेशी मरे मिलते हैं। तो इस तरह का कानून पारित करने से क्या मतलब, पशु अस्पताल वालों का पता नहीं है मवेशी मरे पड़े हैं कि किस बीमारी से पीड़ित हैं, कोई मतलब नहीं। तो इस पे सरकार की नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे क्रियान्वयन की ज़रूरत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। तो यूपी से रिलेटेड आपके ज़िले से संबंधित कोरोना की स्थिति क्या है, आपके ज़िले में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, आपके यूपी में कितने हैं, देश में कितने हैं, रिकवरी रेट क्या है, इन सारी चीज़ों को भी आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव था, क्या समस्याएं हुई, आप कैसे प्रभावित हुए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको पता होना चाहिए। मास्क क्या है, सैनिटाइज़र क्या है, इसका उपयोग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये भी क्या है एक बहुत ज़रूरी सूचना है, आपको पता होनी चाहिए और आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक जो चीज़ें आती हैं कि अदर स्टेट, बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो अदर स्टेट के हैं, तो उनके मन में डाउट रहता है उनके साथ पार्शियलिटी होगी कि नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो आपको यूपी वालों से बेहतर नंबर भी क्या है मिलेगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो यूपी में क्या है एसडीएम है, डीवाईएसपी हैं, वो चयनित हैं, तो उनको तो अच्छे मार्क्स मिले। तो आप इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई राजस्थान का हो सकता है, कोई उत्तराखंड का हो सकता है, तो इसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अपने राज्य विशेष से कुछ जानकारियाँ पता होनी चाहिए कि जो आपसे वो पूछ सकते हैं, जो हाल फिलहाल में चीज़ें चर्चा में रही हों, तो उससे आपसे क्वेश्चन क्या है एक्सपेक्टेड है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसा आपका एक प्रश्न रहता है कि ईयर गैप को कैसे हम बताएं, वहाँ पे कैसे मैनेज करें। बहुत से जो लोग हैं जिनकी तैयारी करते करते या वो बीच में उनकी तैयारियाँ छूट गई थी, तो 5 साल 6-7 साल का ईयर गैप हो गया। तो आप वहाँ पे पहली बात तो आप जो अपना ग्रेजुएशन बताएं तो उसका ईयर मत बताइए। अगर आप ईयर नहीं बताएंगे तो बहुत कम उनका ध्यान जाएगा, वो आपसे ईयर पूछें। जब ईयर पूछेंगे तभी ईयर गैप का क्वेश्चन आएगा, तो आप ईयर मत बताइएगा। अगर आपसे वो ईयर पूछते हैं तो आप उनसे ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का था कि आपको तैयारी भी करते रहना था और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते रहना था। इस टाइम में आपने टीचिंग का काम किया या ट्यूशन पढ़ाया, तो आप तैयारी भी करते रहे। उस टाइम पे आपने प्री मेंस मुख्य परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, आपका चयन नहीं हुआ, इस वजह से आपको लेट हो गया थोड़ा, तो आप वहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी बीच में किसी प्रोफेशन से जुड़े थे तो आप उसको भी बता दीजिए कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझको वहाँ पे जॉब करना पड़ा, लेकिन मैं अपने जॉब से संतुष्ट और सेटिस्फाइड और जस्टिफाई नहीं कर रहा था, तो मैंने तैयारी थोड़ा जारी रखा और हुई तो मैंने तैयारी करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। इससे आपका ईयर गैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। अगली चीज़ है कि आपका ड्रेस कोड क्या हो। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ड्रेस कोड से कोई मतलब नहीं है, आप एक डिसेंट कपड़ा पहन के जाइए। जैसे लास्ट ईयर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं सिर्फ शर्ट पैंट और शूज़ पहन के गया था, तो मुझको कोई भी दिक्कत नहीं थी और वहाँ पे आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको अपने आप को प्रस्तुत करना होता है। तो अगर आप जिसमें सहज महसूस करते हैं, शर्ट पैंट पहनिए, टाई लगाना चाहते हैं तो टाई लगा लीजिए अगर आप कंफर्ट महसूस करते हैं। बहुत से लोगों के मन में होगा कि सूट पहने, कि कोट पैंट, कि ब्लेजर पहने, तो देखिए जो मौसम है उस मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए। अगर मौसम उस दिन मान लीजिए बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, तो आप सूट पैंट कोट ब्लेजर पहन सकते हैं। मान लीजिए जो मौसम है वो उमस भरा है, तो वहाँ पे आप पहनेंगे, पसीना आएगा तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप वो पहन के जाइए जो हिसाब का उस टाइम का मौसम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। गर्ल्स के लिए क्या है, वो पहन सकती हैं, साड़ी पहन सकती हैं, सलवार सूट पहन सकती हैं। डिसेंट कपड़ा पहन के जाइए, कपड़े का कोई इशू नहीं है। आपको वहाँ आपके कपड़े देखने कोई नहीं बैठा है, वो आप जो बोलेंगे वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों के माध्यम से आपको क्या सकते वो समझते हैं और उसी से आपके नंबर डिसाइड होते हैं। तो ड्रेस कोड से रिलेटेड मुझको लगता है कि आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप डिसेंट कपड़ा पहन के जाइए। हो सकता है इससे आपसे वो लगातार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, तो बहुत से लोग बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन को आंसर कैसे दे, नहीं बनता। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपसे बनता है तो आप आंसर दीजिए, नहीं बनता तो आप पोलाइटली सॉरी बोल दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका आंसर आपसे बन रहा है और आप सही बता सकते हैं लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं हैं,
तो वहाँ पे आप उनसे एक्सक्यूज मांग सकते हैं कि सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर परमिशन हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो इससे आपका जो इफ़र्ट वाला जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती, अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर वो बोलते हैं हाँ हाँ बताओ, तो आप बता दीजिए, अगर बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं तो मत बताइए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन वो ओपिनियन बेस्ड पूछते हैं, आपके थॉट्स पूछते हैं, तो आपको वहाँ पे सॉरी नहीं बोलना है। सॉरी इसलिए नहीं बोलना कि सॉरी बोलने से वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अगर उन्होंने आपसे पूछा क्या जो विकास दुबे हैं, जो कानपुर हत्याकांड का जो अपराधी है, क्या उसकी संपत्ति को नष्ट करना या उसकी जो गाड़ियाँ थी उनको नष्ट करना कितना उचित है, कितना लीगल सही है? क्या उसकी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा नहीं है? क्या वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर वहाँ पे क्लियर कट होना चाहिए। आपका पता, आप आलोचना भी करेंगे तो आलोचना में भी क्या है, आपकी आलोचना में सुधारवादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। क्या लीगल प्रोविज़न है, कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, न्यायपालिका का क्या दिशा निर्देश है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के देंगे। मतलब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दे के जाइएगा। और अगला चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें। तो सब लोगों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालें। तो मैं सबसे पोस्ट प्रेफरेंस में एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ के अपने सीनियर्स से, अपने जो सेलेक्टेड जो लोग हैं जिनके आप संपर्क में हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें। क्योंकि आप अभी जो फ्रेशर्स, जो नए लड़के हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया फिर दोबारा मॉडिफाई होगा नहीं। और मान लीजिए आपने फर्स्ट पे डाला एसडीएम, सेकंड पे डाला डीवाईएसपी, पूरा करें। आपकी हाइट कम है, या आपको कलर ब्लाइंडनेस है, या आपकी आई वहाँ पे अगर आप मेडिकल में अगर छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो उसके बाद नीचे की कोई पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह जिला कमांडेंट होमगार्ड हो गया, अधीक्षक कारागार हो गया, एआरटीओ हो गया, जो ये सारी पोस्टें हैं इनको बहुत सोच समझ के डालिएगा। और इनका जो फिजिकल और जो मेडिकल क्राइटेरिया होता है इनको पता करके डालिएगा। अगर जिनको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो इन पोस्टों को लास्ट में डालें। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करें, तो इसके लिए आपका अलग है कि आप किस पोस्ट को कैसे रखते हैं। तो ये अपने आप सीनियर्स का आप सलाह ज़रूर लीजिएगा। और मैं अपना पोस्ट प्रेफरेंस उसमें क्या बताऊँ, मेरी अलग चॉइस है, क्योंकि मैं भी इस बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ डिप्टी कलेक्टर के लिए ही डालूँगा, क्योंकि मैं वर्तमान में डीवाईएसपी हूँ। तो इसीलिए अन्य जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी भी अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती हैं, या फिर जो फ्रेशर्स हैं तो पूरी पोस्ट ही डालेंगे। तो बहुत सोच समझ के डालिएगा और सलाह ज़रूर लीजिएगा किसी न किसी की, अगर आपको नहीं पता है तब। तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड अगर कोई आपको ज़रूरत होगी और अगर आपको अन्य कोई जानकारी होगी, तो मैं आपको लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो मेरा ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मैंने इंटरव्यू ग्रुप के लिए दिया हुआ है, तो मैं आपका वो ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आप उसमें अपनी क्वेरीज़ क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, आप टीचिंग बैकग्राउंड से थे, आप इस बैकग्राउंड से थे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं? अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लोगों के मन में डायलेमा रहता है कि इसका उत्तर कैसे दें। तो आप ये सोचिए, आप वो उत्तर दीजिए कि सर एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए बैकग्राउंड का होना आवश्यक नहीं है, हो सकता है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ चाहिए। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ मेरी अगर किसी भी बैकग्राउंड की होंगी, अगर मैं इंजीनियर हूँगा, या मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँगा, या मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँगा, या अदर प्रोफेशन से हूँगा, आईटी सेक्टर से हूँगा, तो मैं वहाँ पे अच्छा बेस्ट कर पाऊँगा। और जो मेरा अनुभव है अपने पिछले बैकग्राउंड का, मैं उसका यूज प्रशासन में करूँगा। क्योंकि अगर मैं आईटी सेक्टर से हूँ तो मैं डिजिटल इंडिया, ठीक है, इन चीज़ों पे काम कर पाऊँगा। अगर मैं इकोनॉमिक सेक्टर से हूँ तो मैं स्टार्टअप, स्टैंड अप, इन सारी चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा। अगर मैं स्पोर्ट्स से हूँ तो मैं खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम को क्या प्रमोट कर पाऊँगा। तो इन सारी चीज़ों का अपने एक्सपीरियंस का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड का इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर इस टाइप का आंसर देंगे तो ज़रूर समझें। अगर आप ये क्या, ये यहाँ पे डायलेमा क्रिएट कर रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। आपसे पूछते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उत्तर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ 5 लोग देखने वाले होंगे, या फिर 3 लोग पैनल में हो सकते हैं, वही आपसे बारी बारी से क्वेश्चन
पूछेंगे। अगला चीज़ होता है कि पैनल। बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है, जबकि ये मैं बेवजह वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर मैं चर्चा करना चाहूँगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर पैनल में कितने लोग होते हैं। तो देखिए, पैनल में जो लास्ट ईयर था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने दिया था 17 वाला, तो उसमें पैनल में 5 लोग थे। एक अध्यक्ष होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। इस बार हो सकता है इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स की नंबर्स ज़्यादा हैं, तो पैनल में 3 लोग ही हों। वो अरेंज करना आयोग का काम है। तो पैनल से रिलेटेड आप परेशान मत रहिए। पैनल में कौन बैठा है, आप पहले से कौन कौन से मेंबर्स पैनल में बैठे हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करके गए, तो आप अपने दिमाग में बर्डन लेकर जा रहे हैं, और बर्डन लेकर जा रहे हैं तो इससे आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सी भी गलती होगी, थोड़ी सी भी गलती होगी, तो आप समझ जाइए आप वहाँ पे प्रेशर में आ जाएंगे। तो आप फ्री माइंड होके जाइए, इंटरव्यू को एंजॉय करिए और कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू दीजिए। इससे आपका इंटरव्यू क्या होगा, अच्छा जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों के मन में एक डाउट ये भी रहता है कि वहाँ पे हम बैठें कैसे। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बैठे रहते हैं तो हमारा हाथ हिलता डुलता रहता है। बहुत जगह मॉक इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कि हाथ होत मत हिलाइए आपको बस। तो आप ये जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अगर ज़िंदा है तो उसके शरीर में थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा ही होगा। तो वो क्या है, उसको वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप अपने हाथ को थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मूवमेंट मत करिए कि उनको लगे कि आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप हिल डुल सकते हैं, बीच बीच में लगे हैं। बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर जाएंगे तो आप उनको पहले गुड मॉर्निंग, जो टाइम रहेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप ये चीज़ उनको बोलिए। और आपको बोलते हैं बैठने के लिए तो आप बैठ जाइए। अगर आपको बैठने के लिए नहीं बोलते हैं तो आप उनसे परमिशन मांगे, सर क्या मैं बैठ सकता। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर कट पता होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू क्या है, बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि मॉक इंटरव्यू, क्योंकि इस बार जो कोरोना का टाइम है, मैं डीकेटी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसके माध्यम से मैं अपनी चीज़ों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। क्योंकि इस कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और स्वयं सुरक्षित रहना है, दूसरों को भी रखना है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। और क्योंकि फिजिकल हमारी रीच है, पहुंच है, वो इतनी आसान नहीं है, दिक्कत है, तो ऑनलाइन माध्यम का यूज किया जा रहा है। तो पहले फिजिकली लोग मॉक देते थे जाके, लेकिन अब इस बार ऑनलाइन मॉक का क्या है, जो चलन शुरू हुआ है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक को आप एंजॉय करिए, मॉक को सीरियसली मत लीजिए। और ये बात ध्यान रखिए कि मॉक में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, बहुत से लोगों को बुलाते हैं, बहुत से लोग अरेंज करते हैं, हमारे यहाँ ये एक्सपर्ट है, हमारे यहाँ वो एक्सपर्ट हैं, ये चीज़ें, तो इनको ध्यान मत दीजिए। कोई भी हो, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर पोलाइटली दीजिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि मॉक में जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको रटिए मत। आप रटते रटते क्या करेंगे, अपनी नेचुरलिटी खोते जाएंगे और दिमाग में बर्डन लेते जाएंगे। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी नेचुरलिटी को जितना बना के रखेंगे, जितना अच्छा वहाँ बोलेंगे, जितना अच्छा आपके अंदर वो सौम्यता, वो पोलाइटनेस, वो चीज़ें दिखेंगी, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आप बोलने की प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने, मिरर के सामने बोलिए। 2-3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरे से फ़ोन में बात करिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो निगेटिविटी फैला रहे हैं, जो आपको क्या करें, डिमोरलाइज कर देंगे। तो ऐसे लोगों से इस समय संपर्क में रहिए जो आपको क्या, आपको सकारात्मक एनर्जी दें, आपको सही दिशा में क्या करें, आपको प्रोत्साहित करें। और लास्ट में मैं अपना 2017 का जो इंटरव्यू, उसका एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मुझसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और मुझको बहुत ज़्यादा पता नहीं था। मैंने भी बहुत सारे सीनियर से सलाह ली, तो उन्होंने मुझको, किसी ने ड्रेस को लेके बताया, डरा दिया, किसी ने बताया कि ये पढ़ के जाओ, किसी ने बताया वो पढ़ के जाओ। तो लास्ट में मुझको ये लगा कि अगर मैं इतना ज़्यादा पहले से ही प्रेशर लेके जाऊँगा तो मैं वहाँ पे बोलूँगा क्या। तो मैंने उन सब बातों को पूरी तरह से ध्यान दिया ही नहीं, और मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया, और अपनी जो बेसिक चीज़ें जो मैंने बताया था, ऑप्शनल, करंट इशूज़, ग्रेजुएशन, अपने जो सेल्फ इन्फॉर्मेशन, अपने ज़िले और अपने स्टेट के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत इकट्ठा की, बहुत चीज़ें पता थी, और कॉन्फिडेंट होकर इन चीज़ों का आंसर दिया। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने, चूँकि मेरा इंटरव्यू 11 बजे था, तो मैंने बताया, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, उन्होंने बैठा आप बैठिए, मैं बैठ गया।
तो चूँकि 2017 में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो मेरा ऑप्शनल एक डिफेंस स्टडी था और दूसरा ज्योग्राफी था। तो उन्होंने मुझसे पहले ही क्वेश्चन पूछा कि आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया सर डिफेंस और ज्योग्राफी। तो उन्होंने मुझसे राफेल से ही क्वेश्चन पूछा। उस दिन भारत को पहला राफेल फ्रांस द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था, तो राफेल से 13 से 14 मिनट राफेल से क्वेश्चन पूछे गए। उसमें तरह तरह के क्वेश्चन थे कि किस पीढ़ी का ये फाइटर जेट है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें स्कैम का मुद्दा जो चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, अपोजिशन के क्या मुद्दे हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने जो था क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार मैंने उसको क्या कर दिया, बता दिया। फिर मुझसे पूछा गया, दूसरे मेंबर ने पूछा कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से एसिड रेन क्या है, ओजोन होल क्या है, मानसून क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को मैंने बताया। फिर मुझसे अगले मेंबर ने पूछा कुपोषण क्या है, यूपी में कुपोषण की स्थिति क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को मैंने बताया। फिर मुझसे पूछा गया कि राम मंदिर वाला मुद्दा जो था, उन्होंने पूछा क्या मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो मैंने बोला आर्टिकल 25 मुझे फंडामेंटल राइट देता है, तो चूँकि मेरा फंडामेंटल राइट है तो मैं उस धर्म को मानता हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि मंदिर बने। लेकिन अगर मान्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो हमको क्या होगा, मान्य होगा। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो क्या होगा, वो तार्किक होगा, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और इसको एविडेंस पर आधारित होगा। तो आप अपने आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड मेंबर का था मुझसे, वो था अपने पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताइए। तो उन्होंने मुझसे पूछा अब लगातार 5-6 अपने पोस्ट प्रेफरेंस बताइए। तो मैंने लगातार जो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस थी मैंने बता दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप जाइए। तो हाँ, मुझसे एक क्वेश्चन बस वहाँ पे नहीं बना था। उन्होंने पूछा था कि आज कोई साहित्य में अवार्ड दिया गया है। तो उस दिन भारत भारतीय सम्मान उषा किरण खान को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। तो मैंने वो न्यूज़ पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने पोलाइटली सॉरी बोल दिया। तो मैंने सिर्फ एक बार सॉरी बोला था। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, मुझको लगा था अच्छे मार्क्स मिलेंगे और मुझे 142 मार्क्स मिले भी। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है, क्या 2-3 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, उसके आंसर सॉरी बोलना कितना सही होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपसे 3-4 क्वेश्चन वो पूछते हैं, आप सॉरी बोलते हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन चूँकि आपसे नहीं बन रहा है तो आपके पास कोई और विकल्प तो है नहीं, तो आप वहाँ पे पोलाइटली सॉरी बोल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन का नहीं बन रहा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है अगला क्वेश्चन ऐसा है और आप उसका आंसर ऐसे दे दें, इतनी अच्छी तरीके से दे दें कि पिछले 3 क्वेश्चन को क्या हो जाए, वो भूल जाएं और आपको अच्छे मार्क्स दे दें। तो हमेशा हमको आशावादी होना चाहिए कि इंटरव्यू को लास्ट तक चलने दीजिए और लास्ट तक आपको परेशान और हतोत्साहित नहीं होना है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लास्ट तक अगर वहाँ पे डटे रहे तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। और इंटरव्यू भले ही इस बार 100 नंबर का है, लेकिन ये बहुत ही डिसाइडिंग होगा। और आपके जो रैंक इम्प्रूवमेंट में अच्छी रैंक के लिए नंबर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बॉर्डर लाइन में है उनके चयन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हमको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल, चूँकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली चीज़, मानसून का सीज़न चल रहा है, तो आपको मानसून से रिलेटेड क्या क्या थ्योरी हैं, क्या क्या परिकल्पनाएं हैं, आपको वो पता होना चाहिए। मानसून की स्थिति भारत में क्या है, वर्षा क्या है, वर्षा के टाइप क्या हैं, चक्रवात हमेशा आता रहता है, चक्रवात के बारे में पता होना चाहिए। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, डेली सुनते हैं कि बिजली गिरने से लोगों की मौत हो गई, तो ये तड़ित क्या होता है, तड़ित झंझावात क्या होता है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है, पॉल्यूशन क्या, ओजोन होल क्या है, ये सब चीज़। और एक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कोरोना ने आपको एक अवसर दिया है, मतलब कोरोना ने भी कुछ अवसर दिया है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए, कोरोना के समय में लॉकडाउन में पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो विश्व के 20 शहरों में 14 सबसे प्रदूषित शहर बाहर भारत के होते थे, अब वो कितने होंगे, सिर्फ 2 शहर बचे हैं, दिल्ली और कोलकाता, जो विश्व के सबसे 2 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। बाकी 12 क्या हो गए, उससे बाहर आ गए। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो कोरोना एक आपदा के साथ साथ एक अवसर भी है, या एक अवसर भी था। इस पे आप क्या सहमत हैं, क्या नहीं है, तो आपका आंसर इसमें भी क्या होना चाहिए कि हर एक आपदा, हर एक समस्या हमको अवसर भी देती है, तो हम उसमें समस्याओं को अलग करके अवसर का सकारात्मक उपयोग हमको करना चाहिए। तो ऑप्शनल से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप अपने बेसिक क्वेश्चंस क्या करिए, ऑप्शनल की बेसिक चीज़ों को
आप रिवाइज करिए, उसको करंट से लिंक करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपनी बातों को जो ज़रूरतमंद, जो मेरे छोटे भाई हैं या ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट हैं, उनके तक मेरी बातों को पहुंचाया गया। और भविष्य में भी मैं अपने अनुभवों को आपके साथ ज़रूर साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।